नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास को हम समझने की प्रयास कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है 1600 ईस्वी में। और ब्रिटेन की उस समय की जो महारानी थी एलिजाबेथ, वो ब्रिटेन के इस व्यापारिक कंपनी को शुरू में 15 वर्ष के लिए व्यापारिक चार्टर प्रदान करता है, यानी कि भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार देता है और बाद में ये अधिकार फिर अनंत काल के लिए बढ़ा दिया जाता है। हमने ये भी समझने का प्रयास किया कि शुरू में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया तो उसको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय भारत में पहले से ही पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी स्थापित थे। इस वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको कई तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह से 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों के साथ और ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियों के साथ एक नौसैनिक लड़ाई होता है और इस लड़ाई में पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी का हार होता है और इस हार के साथ ही भारत में जो पुर्तगालियों का प्रभुत्व था वो लगभग समाप्त होने लगता है। आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी किस तरीके से भारत आता है, और चूंकि फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी के आने से पहले ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी अपने आप को भारत में स्थापित कर चुका होता है, यानी कि अपने आप को स्थापित कर लिया होता है। तो जिस तरीके से पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा था, ठीक वैसे ही कुछ मुश्किलें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों के लिए भी किया जा रहा था। हम उन चीजों को आज समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी के बारे में कि फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी किस तरीके से भारत में आया। तो सबसे पहले 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम के एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना होता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम के एक व्यापारिक कंपनी का स्थापना होता है और इसकी स्थापना में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था वो कौन था? वो था काल्बर्ट। ये फ्रांसीसी व्यक्ति थे जो उस समय फ्रांस के सम्राट थे। वो लुई 14वां थे। फ्रांस के सम्राट की बात करें कि सम्राट कौन थे, तो सम्राट थे लुई 14वां। और जब हम फ्रेंच हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जब फ्रांसीसी क्रांति को खास करके पढ़ते हैं, तो वहां पे हम समझते हैं कि जो लुई 14वां था वो एक बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ करता था और उन्होंने पूरे फ्रांस पर जब तक शासन किया, एकाधिकार स्थापित करके रखा था। तो जो काल्बर्ट नाम का व्यक्ति था वो लुई 14वां नाम के जो शासक थे फ्रांस के, उनके शासक थे वो। इसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले भारत आता है एक व्यक्ति 1667 ईस्वी में फ्रांस से, और इस व्यक्ति का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है फ्रांसिस कैरान। फ्रांसिस कैरान, ये जो फ्रांसिस कैरान थे, इसके अध्यक्षता में फ्रांसीसी व्यापारियों का एक समूह भारत आता है इस चीज को समझने के लिए कि भारत के साथ किस तरीके से व्यापार किया जाए। तो सबसे पहले जो फ्रांसीसी दल थे, व्यापारिक दल थे, वो जो आया था वो आया था 1667 ईस्वी में। फ्रांसीसी कैरान लीडरशिप में था और बाकी लोग भी इनके साथ थे। इसके बाद 1668 ईस्वी में जो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये भारत पहुंचता है और भारत में अपना एक फैक्ट्री लगाता है। सोलह सौ अड़सठ ईस्वी में ये अपना फैक्ट्री लगाता है। कहां पे? सूरत में फैक्ट्री स्थापित करता है। जो
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये 1668 ईस्वी में भारत में जो सूरत है वहां पे अपना फैक्ट्री स्थापित करता है। इसके ठीक एक वर्ष बाद यानी कि 1669 ईस्वी में ये व्यापारी कंपनी अपना एक और फैक्ट्री स्थापित करता है। कहां पे? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में, या जो भी इसको कह ले, मछलीपट्टनम, कई तरह के इसके नाम जाना जाता है। तो मसूलीपट्टनम में ये अपना दूसरा व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करता है। कब? 1669 में। यानी कि अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये भी भारत में अपने आप को व्यापारिक रूप से मजबूत करने की कोशिश करता है, और इस कोशिश में ये सबसे पहले अपना फैक्ट्री स्थापित करता है सूरत में 1668 ईस्वी में, और 1669 में कहां पर? तो मसूलीपट्टनम में। देखिए, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी था ये शुरू में केवल और केवल व्यापारिक गतिविधियों तक ही अपना अभियान सीमित रखा। भारत से सामान खरीदते थे और इस सामान को ले जाकर के फ्रांस में और यूरोप के बाकी देशों में बेचते थे, और इससे खूब मुनाफा भी होता था, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सस्ते कीमतों पर भारत में सामान खरीद करके जब इन सामानों को यूरोप में बेचा जाता था तो कीमत से कई गुना इन कंपनियों को लाभ होता था। 1742 ईस्वी तक, यानी कि 1740 ईस्वी तक जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है ये अपने आप को केवल और केवल व्यापार में सीमित रखा। व्यापार में ये सीमित रखता है 1740 तक केवल और केवल व्यापार में सीमित रखा। इनकी किसी भी तरह से भारत के टेरिटरी पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश नहीं होता है। जिस तरीके से हमने पुर्तगालियों के विषय में पढ़ रहा था तो हमने देखा था कि पुर्तगालियों ने शुरू में ही क्या किया था कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर सैनिक अभियान के द्वारा उनको अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास किया, पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की ऐसी कोई मंशा शुरू में नहीं थी। पर 1742 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गवर्नर आता है जिसका नाम होता है डुप्ले। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था डुप्ले। डुप्ले बनता है कहाँ का गवर्नर? पांडिचेरी का गवर्नर। पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त होता है डुप्ले। डुप्ले बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, और ये इससे पहले भी कई साल तक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के रूप में या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में जुड़ा हुआ था डुप्ले। और 1742 ईस्वी में पांडिचेरी का इसको गवर्नर नियुक्त किया जाता है, क्योंकि इन्होंने पांडिचेरी को इससे पहले ही अपने कंट्रोल में ले चुका था। नहीं, जो आइलैंड है उसको इन्होंने अपने कंट्रोल में ले चुका था। अब देखिए क्या होता है कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये केवल और केवल अब दो शक्ति भारत में रह गया है यूरोप का। इन्होंने पुर्तगालियों को शुरू में ही खत्म कर दिया। डच व्यापारिक कंपनी जो भारत आया उसको भी लगभग इन्होंने खत्म कर दिया। तो अब केवल और केवल दो शक्ति बचा है, एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और आप अगर इन दोनों देशों के इतिहास को समझने का प्रयास करें तो कई बार यूरोप में ये दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने हुए, कई लड़ाइयां लड़े थे। नहीं तो यूरोप में ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी तो थे ही, साथ में भारत में भी ये व्यापार को लेकर के एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन चुके थे। और इसके वजह से शुरू में ये कंपनी सीधे आपस में लड़ाई लड़ने के वजह क्या होता है कि अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने उद्देश्य के लिए भारतीय राज्यों को सहायता देने का प्रयास करता है, और ये कोशिश करता है कि किस तरीके से एक दूसरे को खत्म किया जाए और किस तरीके से भारत में केवल और केवल अपने आप को स्थापित किया जाए। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो एक व्यापारिक कंपनी था, जो केवल और केवल व्यापार के उद्देश्य से भारत आया था, और दूसरी तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक व्यापारिक कंपनी था जो भारत आया था व्यापार के लिए। पर ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी इन दोनों व्यापारिक कंपनी के अंदर, जिसके वजह से ये व्यापारिक कंपनी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन रहे थे, एक दूसरे के विरुद्ध जा रहे थे लड़ाई लड़ने के लिए। देखिए, सबसे पहला जो कारण था
यहाँ हम एक शब्द में लिख देते हैं कि कारण किस चीज का, फ्रेंच ईस्ट इंडिया फ्रांसीसी वर्सेस ब्रिटिश के बीच। ब्रिटिश एक दूसरे के आमने सामने क्यों आ रहा था, अगर हम इन चीजों को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहला जो कारण बनता है वो है कि दक्षिण भारत के व्यापार पर नियंत्रण के प्रयास। व्यापार पर नियंत्रण के लिए दोनों के दोनों जो व्यापारिक कंपनी है अपने आप को दक्षिण भारत में मजबूत करने का प्रयास करता है और दक्षिण भारत के व्यापार पर एकाधिकार करने का प्रयास करता है। दक्षिण भारत के व्यापार इन कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ से कई तरह के सामान खरीद करके यूरोप भेजा जाता था, जिनमें कि मसाले तो होता ही था, बाकी और भी कई तरह के गुड्स थे जो इन कंपनियों के द्वारा खरीद करके यूरोप भेजा जाता था और इन क्षेत्र पर यह कंपनी अपने आप को एकाधिकार स्थापित करना चाहता था। तो इस वजह से भी इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष का रास्ता आगे जाकर के उत्पन्न होता है। दूसरा जो कारण था इन कंपनियों के बीच, जो भारतीय राज्यों के बीच आपसी लड़ाई का फायदा उठाना। हमने सबसे पहले यही चीज समझा था कि 1700 ईस्वी के बाद जब मुगल साम्राज्य का विघटन होता है, मुगल कमजोर होते हैं, तो कई तरह के स्थानीय राज्यों का उदय होता है और मुगल बादशाह, कोई भी मुगल बादशाह औरंगजेब के बाद इतना मजबूत नहीं आ पाया जो केंद्रीय सत्ता को सही तरीके से संभाल पाए। इसके वजह से भारत के कई स्थानीय राजाओं के बीच आपसी लड़ाई शुरू होता है और इस लड़ाई में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करता है, अपने आप को मजबूत करने के प्रयास में और अधिक से अधिक फायदा उठाने के प्रयास में ये कंपनी आपस में लड़ाई लड़ना शुरू कर देता है। एक कारण इन दोनों कंपनियों की लड़ाई का ये भी था। अगर हम तीसरा कारण देखें तो यूरोपीय प्रतिस्पर्धा। यूरोपीय प्रतिस्पर्धा हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ये कंपनी भारत में लड़ाई इसलिए भी लड़ रहा था क्योंकि यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के रिश्ते सही नहीं थे। ये दोनों अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रहे थे फ्रांस में, और जब फ्रांस में ये दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने होते थे तो वहाँ की लड़ाई का प्रभाव भारत में भी पड़ता था और भारत में भी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भी एक दूसरे के आमने सामने हो जाते थे। तो जो इन कंपनियों के बीच लड़ाई का एक मुख्य कारण रहा वो फ्रांस में इन कंपनियों के बीच जो आपसी झगड़ा होता था वो भी इन कंपनियों के बीच आपसी लड़ाई का एक कारण होता था। नहीं तो इस तरीके से ये जो व्यापारिक कंपनी है ये आपस में लड़ने का प्रयास जारी रखता है और कई बार ये एक दूसरे को पराजित करते हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा करके भारतीय क्षेत्र पर अपने आप को काबिज करने का भी कोशिश करता है। तो हमने ये चीज समझा कि आखिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इनके बीच ऐसी क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी जिसके वजह से ये व्यापारिक कंपनी आपस में लड़ाई करते हैं, आपस में झगड़ते हैं। तो इन दोनों के बीच जो सबसे पहला लड़ाई होता है वो है कर्नाटक युद्ध।